क्या आपने ऑब्जर्व किया था, जब ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया था तो उस पे -1 फॉर्मल चार्ज आया था, और जब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया था तो उस पे किस प्रकार का चार्ज आया था? 0। स्थायी का बेसिस क्या है? स्थायी का बेसिस अष्टक नियम नहीं है। स्थायी का बेसिस अभी भी आपने थोड़ा बहुत सीखा, फॉर्मल चार्ज है बेसिकली, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो फॉर्मल चार्ज कम से कम जहाँ पे होगा, कहानी सबसे बेहतरीन वहाँ पर रहेगी। तो जितने भी सेकंड आवर्त या सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, वो चाह कर के भी अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। या वैलेंस बुला लो फोन करके। हेलो। हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। शुरू करें। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? एनी आइडिया? मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दिए थे कि आप लोगों ने ट्राई किए। CO3 2- हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और कौन से स्ट्रक्चर्स पेंडिंग थे एक बार देख लेते हैं। और SO4 2- आप लोगों को मैंने शायद ट्राई करने के लिए दिया था, है ना? तो किया आप लोगों ने? देखो SO4 2- का स्ट्रक्चर, SO4 2- तो SO4 2- का एक बेसिक स्ट्रक्चर जब आप लोग बनाने गए होगे तो आपको ऐसा मिला होगा, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था। ऐसा, है ना? इस स्ट्रक्चर में एज सच किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मल चार्ज कैसे आता है? -1, -1, -1, -1 और +2। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर SO4 2- है, तो जो टोटल फॉर्मल चार्ज है, कंप्लीट फॉर्मल चार्ज है, वो जितना ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर आवेश है उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं बेटा, जैसे -4 +2, तो -2 आता है। मतलब लॉजिकली देखा जाए या फिर कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये एक सही लुईस स्ट्रक्चर है। कैसा है? सही लुईस स्ट्रक्चर। सही लुईस स्ट्रक्चर है। पर ऐसा नहीं होता कि सारे सही लुईस स्ट्रक्चर स्टेबल भी होते हैं, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लुईस स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा, आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी, आपको देखने में सही लग रहा होगा जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर मैंने आपको एक छोटा सा काम करने के लिए दिया था कि इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरीके से। तो अब मैंने ये कहा था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा दो, और फिर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसा। इसका फॉर्मल चार्ज आप लोगों में से कितने बच्चों ने कैलकुलेट किया? बताओ मेरे को एक बार, पूछ लेते हैं एक बार क्या है आंसर। हाँ युवांग, क्या आया था फॉर्मल चार्ज? क्या आया था? -4 आया था टोटल। ओके, -2 आ रहा था। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, मुझे एग्जैक्टली बताओ किस पे कितना आया था, जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है उस पे कितना फॉर्मल चार्ज आया था? सिंगल बॉन्डेड पे सर -1 आया था। डबल पे 0, यस सर। और सल्फर पे कितना आया था? सर -2। -2। अच्छा, सल्फर पे कोई और बताना चाहेगा? संजीव, सल्फर पे कितना था बेटा? सर सल्फर पे 0 था। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, सब लोग म्यूट कर लो। सल्फर पे 0 आया था। अच्छा,
अगर इस तरीके से करते हैं तो क्या ये सही स्ट्रक्चर है? बिल्कुल, क्योंकि SO4 पे टोटल पे -2 चार्ज होना चाहिए और इस पे -2 आ रहा है, टोटल -1 देखो, बाकी 0, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। कौन सा लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल लगता है आपको, फर्स्ट या सेकंड? ऑब्वियस सी बात है सेकंड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आवेश बहुत ज्यादा है, देखो -1 -1 -1 -1 प्लस का 2। मैंने कहा था ना फॉर्मल चार्ज जितना जीरो के पास हो उतना बेहतरीन है। यहाँ पे 2 पे -1 है जो होना भी चाहिए, बिकॉज पूरे यौगिक पे हमको -2 चाहिए, पर 2 लोगों पे 3 लोगों पे 0 भी है, तो ज्यादा बेहतर ये है। तो आप लिख सकते हैं कि सेकंड लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है। लिख लो आराम से। डन। अब यहाँ पे एक कैप्सूल पॉइंट और है जो ढंग से लिखो। अब सब बच्चे आवाज सारणी पढ़ के आए हुए हो। आवाज सारणी में एक छोटा सा कंसेप्ट याद करो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट याद है आपको? सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से थे? कार्बन, नाइट्रोजन, बकनॉफनी, ऑक्सीजन, ये सब है ना। तो जितने भी सेकंड आवर्त या सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो चाह कर के भी अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, या वैलेंसी वर्ड यूज नहीं करते, अपने अष्टक को एक्सपेंड नहीं कर सकते, अपने अष्टक को बढ़ा नहीं सकते। अष्टक को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? ध्यान से ऑब्जर्व करो। फॉर्मल चार्ज को सही करने के लिए, फॉर्मल चार्ज को कम करने के लिए सल्फर ने अपना अष्टक बढ़ा लिया है। यहां पर सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां बेटा सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑब्जर्व किया आपने? इसको कहते हैं अपने अष्टक में विस्तार करना, अपने अष्टक को बढ़ा लेना। सर ये तो अष्टक नियम के खिलाफ है। अष्टक नियम में हमने पढ़ा था बचपन में कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। हमें 10th क्लास में बचपन में यही पढ़ाया गया था कि मरो चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करके अष्टक पूरा करो। और आज हमने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि नियम गलत है। मेन नियम आपको ये कहलाता है, बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि ऐसा बॉन्ड बनेगा जो स्थायी हो। स्थायी का बेसिस क्या है? स्थायी का बेसिस अष्टक नियम नहीं है। स्थायी का बेसिस अभी अभी आपने थोड़ा बहुत सीखा, फॉर्मल चार्ज है बेसिकली, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो फॉर्मल चार्ज कम से कम जहां पे होगा, कहानी सबसे बेहतरीन वहां पर रहेगी। सही है? परंतु सोच के बताओ, क्या अगर इस सल्फर की जगह कोई दूसरा बंदा होता, जैसे ऑक्सीजन होता मान लो, ये सब एक ही ग्रुप के तो हैं, क्या ऑक्सीजन अपना अष्टक का विस्तार कर सकता है क्या? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन सेकंड आवर्त में आता है। सेकंड आवर्त में आने के कारण ऑक्सीजन अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो हैं वो अष्टक का विस्तार किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन, है ना। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है बस। तो मैक्सिमम जो वैलेंसी निकल के आती है, मैक्सिमम बॉन्ड निकल करके आते हैं, वो 4 ही निकल के आते हैं। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हो कि ऐसा क्यों? ये सेकंड आवर्त के लोग एक्सपेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपना, मतलब ऐसे बहुत सारे बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सल्फर क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो, इनके पास डी नहीं होता विस्तार करने के लिए। किसी के पास भी डी नहीं है, नाइट्रोजन के पास डी नहीं है, ऑक्सीजन के पास डी नहीं है, कार्बन के पास डी नहीं है, इसलिए विस्तार नहीं कर सकते। इनके नीचे के लोग, जैसे सल्फर है, अब है उसी ग्रुप का, पर इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो ये ज्यादा बॉन्ड बना सकता है।
अभी आप और सीखोगे कि कैसे प्रॉपर बॉन्ड वगैरह बनता है, पर पॉइंट आपको याद रखना है कि सेकंड आवर्त के जो सदस्य हैं वो अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास केवल कितने कक्षक हैं? 4। देख लो ना, बाह्यतम कोश में s और 3p, तो केवल 4 है, तो मैक्सिमम वो 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। बाकी थर्ड का बंदा कर सकता है आवर्त का, फोर्थ आवर्त का कर सकता है, फिफ्थ आवर्त का कर सकता है। देखो, सेकंड आवर्त के सदस्य अष्टक विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास केवल 4, मतलब 4 ही कक्षक है ना। तो सेकंड आवर्त के सदस्यों की सेकंड आवर्त के सदस्यों की अधिकतम संयोजकता, मतलब इंग्लिश में अगर मैं वर्ड यूज करूं तो हम यूज करेंगे कोवेलेंसी, ठीक है। चार है, मैक्सिमम बॉन्ड ये 4 ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं सब 4 बनाएंगे, ऑक्सीजन 2 मैक्सिमम बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बना, 3 नाइट्रोजन भी एक कर सकता है 4 तक, नाइट्रोजन 4 तक जा सकता है, कार्बन भी 4 तक जा सकता है, मैक्सिमम 4 है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो यहाँ तो इसने कितने बना लिए देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने ज्यादा बना लिए। अच्छा, इसके बाद आप ट्राई करें H2SO4 की संरचना बनाने की कोशिश करें। H2SO4 की संरचना बनाने की कोशिश, मैं आपको कुछ नाम लिख के देता हूँ, उनकी संरचना बनाओ बैठ करके। चलो H2SO4 का बनाओ फटाफट फास्ट।
बेटा ये सारे ट्राई करो। ट्राई भी कर लो और सबकी कोवेलेंसी भी एक बार कैलकुलेट कर लेना, है ना। चलो मैं तुम्हें थोड़ा डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, है ना। तुम मतलब ऐसे ट्राई मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा तरीका बताता हूँ डायरेक्ट तुम बना लोगे। अच्छा, थोड़ा मेरी हेल्प करना पहले, यस और नो से जवाब दे करके। ये बताओ कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ज्यादा स्टेबल होगा या डबल बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, फॉर्मल चार्ज के हिसाब से। क्या आपने ऑब्जर्व किया था, जब ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया था तो उस पर -1 फॉर्मल चार्ज आया था, और जब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया था तो उस पर किस प्रकार का चार्ज आया था? 0। तो ज्यादा बेहतरीन कौन सा है? डबल बॉन्ड। बस इस बेसिक बेसिक बात को याद रखते हुए हम बिना लुईस स्ट्रक्चर के सारे स्टेप्स को फॉलो किए डायरेक्ट भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मैं कोई स्टेप फॉलो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। आप सब लोग यहाँ पे ध्यान से फोकस करना, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि सल्फर है। पहली बात, सल्फर को लेकर के मुझे ये चिंता करने की जरूरत है क्या कि सल्फर अपने अष्टक का विस्तार कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सल्फर जो है वो सेकंड पीरियड का तो है नहीं, नीचे का है, आराम से कर सकता है। मतलब कहीं अगर मैं 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाने का मन करे तो मैं सल्फर के साथ बना सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन तो मजबूरन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी रहेगी, ऐसे ऐसे, सही है। अच्छा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनने चाहिए, ये देखो बन गए। इस ऑक्सीजन ने एक बना लिया हाइड्रोजन से, एक बना लिया सल्फर से, एक बना लिया सल्फर से, एक बना लिया हाइड्रोजन से, तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 होगा, इस ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा, अच्छी बात है। अच्छा, अब कितनी ऑक्सीजन बच गई? 2 ऑक्सीजन, 2 काम में आ गए, 2 बच गई। 2 को सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करूं या डबल बॉन्ड से? आपको पता है डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मल चार्ज ज्यादा बेहतर आएगा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, दैट्स इट, हो गया। मजा आया? ऐसे हो जाता है सवाल। अच्छा, क्या मेरे को किसी प्रकार का कोई लोन पे रखने की जरूरत है? आप चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के पास 6 ही संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 काम में आ गए, तो कोई लोन पे रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बन गया स्ट्रक्चर। समझ में आया बेटा? एवरीवन खुश? चलो सेकंड पे आते हैं, क्लोरस एसिड। क्या क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं क्या? मजे से बना लेंगे। देखो Cl बीच में, अच्छा क्या Cl अपने अष्टक का विस्तार कर सकता है क्या जरूरत पड़ने पर? दोस्त बिल्कुल कर सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि Cl भी कहाँ है? फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड छूटा तो Cl आराम से कर सकता है। चलो करवाते हैं, देखो साथ में कौन कनेक्टेड है? H। अच्छा एक OH तो होगा ही होगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं, ठीक है। अब कितने O बचे? एक काम में आ गया, 3 बचे। एक काम कितने हैं? HClO4, HClO और क्लोरिक HClO3, क्लोरिक एसिड, एक सेकंड रुको। पर क्लोरिक, हाँ ठीक है, सी है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो कितने बचे? 3 बचे। तो 3 कैसे कनेक्ट करना चाहोगे? सिंगल बॉन्ड से कि डबल बॉन्ड से? सोचो, 3 को कैसे कनेक्ट करना चाहोगे, सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से? ऑब्वियस सी बात है, सिंगल बॉन्ड से करूंगा तो -1 चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड से करूंगा तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है वही सही रहेगा, तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। क्या मुझे Cl के ऊपर लोन पेयर दिखाने की जरूरत है? कुछ बच जाएगा क्या? Cl के ऊपर लोन पेयर को दिखाने की जरूरत है? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, यहाँ पे Cl की अगर कोवैलेंसी पूछे तो कितनी होगी? Cl की कोवैलेंसी कितनी होगी? अपने हाथों से बताओ, Cl की कोवैलेंसी, काउंटिंग बताओ।
कोवैलेंसी पूछ रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज नहीं। कोवैलेंसी होता है उसने कितने सहसंयोजी बंध बना रखे हैं। कोवैलेंसी का मतलब है उसने कितने सहसंयोजी बंध बना रखे हैं। वेरी गुड। जितने बच्चे 7 के लिए इशारा कर रहे हैं बिल्कुल सही है। कोवैलेंसी 7 है। देखो ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बाकी के आप खुद ट्राई करना चाहोगे एक बार? अब एक बार बाकी के खुद से ट्राई करो, बस ये मत करना, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। बाकी के 3 स्ट्रक्चर खुद से एक बार फटाफट ट्राई कर लो, ऐसे बना लोगे आप। सही है, लगा लिया दिमाग, चलो चेक करते हैं। हाँ जी ओ है तो ऑब्वियस सी बात है, एच को साथ अपन को एक कनेक्ट करना ही पड़ेगा। बढ़िया। अब कितने ओ बचे? 2 ही ओ बचे यार, एक को काम में आ गया, 2 बचे, तो 2 को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे ऐसे। दैट्स इट। इस प्रकार से आप कनेक्ट कर दोगे, है ना। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाई देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे जो बंध में भाग नहीं लिए हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ पे दिखाई। लोन पेयर कहते हैं। क्लोरीन का पता है ना, 2,8,7, तो 7 में से 1 2 3 4 5 काम में आ गए, 2 बचे, तो 2 उसके ऊपर लोन पेयर की तरफ पड़े रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बालक को? बढ़िया, परफेक्ट, समझ में अच्छे से आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। SClO2 मेरे हिसाब से बना लिया होगा आपने। Cl, एक O को H के साथ छोड़ दो, बचा एक O, डबल बॉन्ड के साथ डाल दो। 1 2 3 काम में आए हैं, 4 5 6 7, है ना। कोवेलेंसी बतानी हो तो क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5। वेरी गुड। यहाँ पे कोवेलेंसी बतानी हो क्लोरीन की तो 1 2 3। यहाँ पे क्लोरीन की कोवेलेंसी 1 2 3 है। अच्छा, HClO, व्हाट डू यू से, कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस Cl है, साथ में एक OH होगा, बस ऐसे, ऐसे ही बनेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाइपोक्लो, इनके नाम याद कर लेना, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, सब नाम याद करना, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सल्फर का कैसे बनाओगे? सल्फर का बनता है बोट के फॉर्म में, ऐसे। तो ऐसे बोट बनती है, बोट की फॉर्म में बनता है, ऐसे एक एस, दूसरा एस, तीसरा एस, ऐसे, इस टाइप से संरचना बनती है। ये बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इस तरह की संरचना, बट ठीक है, अभी आप बस जस्ट समझने के हिसाब से बना सकते हो। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में कोवेलेंसी कितनी है सल्फर की, सभी किसी भी सल्फर मॉलिक्यूल की? हाँ भाई साहब, कोवेलेंसी कितनी है? एक सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं सर? 2। देखो ना, किसी भी एक को चेक कर लो, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कोवेलेंसी 2 है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि किस सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है, तो सल्फर की कोवेलेंसी 2 है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब हेडिंग लगाओ अनुनाद रेजोनेंस। वैसे तो हमें सबसे ज़्यादा मजा इस टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने में आता है, बट इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा बहुत कंटेंट है, तो हम डिस्कस करेंगे।
लिखना बिल्कुल बंद, सबका ध्यान बोर्ड पे, समझना एकदम चालू, पूरा फोकस बोर्ड पे सबका। पेन ड्रॉप कर दो, सुनो आराम से। अनुनाद क्या चीज है? अनुनाद को डेफिनेशन की फॉर्म में समझाना हो या जस्ट ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में समझाना हो तो हम ये कहते हैं कि जब पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है तो उसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद क्या है लिखना नहीं है अभी आपको। अनुनाद है पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पर ऐसे समझ में आएगा नहीं, हम कुछ और तरीके से समझते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे बेंजीन कहते हैं। क्या होता है ये? जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ऐसे अब आप ये ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे 3 बॉन्ड जो है वो डबल है, मतलब 3 बंध द्विआबंध है। और 3 बंध एकल बंध है। दिख रहा है? 3 डबल है, 3 सिंगल है। मैं इस स्ट्रक्चर को बेटा ऐसे नहीं बनाऊं और ऐसा बना दूं तो क्या ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा? मैं डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ बना दूं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ बना दूं, इसको यहाँ बना दूं, मतलब ये सेम स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ऐसे बनाऊं तो चलेगा? ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सेम ही तो है, दोनों एकदम सेम है, क्या फर्क पड़ रहा है? बस आप ये बोल सकते हो कि मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, बस ये बन गया। बाकी क्या एज अ मतलब बॉन्ड देखा जाए तो हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। डबल बॉन्ड एक के बाद एक है, ऑल्टरनेट है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वही सेम चीज है। अच्छा, तो ये दोनों संरचनाएं संभव है, मतलब बेंजीन के लिए ये दोनों सही लुईस संरचनाएं हैं। अच्छा, हम संरचना किसको बोलते हैं, हम स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं जिससे हमें उस यौगिक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिले सही सही। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों बेंजीन की सही लुईस संरचनाएं हैं, बिल्कुल सही लुईस संरचनाएं हैं, तो मुझे इनसे सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जानकारी कैसी? सुनना, यहाँ 3 बॉन्ड कैसे हैं कार्बन कार्बन के? सर सिंगल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और 3 कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ कैसे आनी चाहिए, बंध लंबाई कैसे आनी चाहिए? जब मैं प्रैक्टिकली चेक करूं तो मुझे बंध लंबाई ऐसी मिलनी चाहिए कि 3 बंध लंबाई डबल के हिसाब से मिलनी चाहिए जितनी डबल बॉन्ड की होती है, और 3 बंध लंबाई मेरे को सिंगल बॉन्ड के हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकली चेक करने पर 3 बंध लंबाई मुझे डबल बॉन्ड के हिसाब से मिले और 3 बंध लंबाई मुझे सिंगल बॉन्ड के हिसाब से मिले, तो युवराज मैं ये कहूंगा कि ये दोनों संरचनाएं मुझे बेंजीन के बारे में सही जानकारी दे रही है। राइट? सही कह रहा हूं ना? अच्छा, प्रैक्टिकली जब चेक किया गया ना तो होश उड़ गए। प्रैक्टिकली चेक किया गया तो हमें ये प्राप्त हुआ कि बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन के बीच में बंध लंबाइयां अलग अलग नहीं है, सेम है, और ना वो सिंगल बॉन्ड के बराबर है ना वो डबल बॉन्ड के बराबर है, वो बीच में कोई वैल्यू है। ये क्या बला है उसको समझेंगे। आप पहले डायग्राम बनाओ, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख रहा हूं, है ना। ऐसी संरचनाएं
किसी यौगिक की ऐसी संरचनाएं जो सही लुईस संरचनाएं हों, सही लुईस संरचनाएं हों, परंतु इनमें से कोई भी यौगिक के वास्तविक भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या कर सके, में से कोई भी यौगिक के वास्तविक भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करने में गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ हो, तो ये सभी संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। तो ये दोनों जो है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसको बोलेंगे बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। यहां फर्स्ट सेकंड बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। अब मैं थोड़ा सा और लैंग्वेज लिखवा देता हूँ ताकि बाद में रीड करो तो आपको सही समझ में आए। फर्स्ट तथा सेकंड में तीन कार्बन कार्बन द्विआबंध हैं तथा तीन कार्बन कार्बन एकल आबंध हैं। परंतु जब वास्तव में प्रायोगिक आधार पे देखा गया तो बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाइयां एक समान पाई गई। तो बेंजीन में सभी, हम इसका कारण भी समझेंगे, अभी लिखें। तो बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाइयां एक समान पाई गई। अर्थात फर्स्ट व सेकंड सही लुईस संरचनाएं हो सकती हैं, सही लुईस संरचनाएं हैं,
परंतु बेंजीन के गुणों की व्याख्या करने में बेंजीन के गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो ये दोनों कहलाती हैं अनुनादी संरचनाएं। अब आप बोलोगे सर सही संरचना बताओ, ये फर्स्ट वाली भी गलत है, सेकंड वाली भी गलत है, तो सही क्या है? अब लिख लो, फिर अपन सही को समझते हैं। हो गया? समझे? कर लिया कॉपी? लिख लो आराम से लिख लो। चलो शुरू करें। समझे? अच्छा, तो ठीक है साहब, ना ये सही है ना ये सही है। क्यों सही नहीं है? हाँ, एक चीज और है, मतलब वैसे अपन लोग इसको ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुणधर्म के आधार पर समझाया है कि दोनों स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये बंध लंबाई वगैरह क्या होते हैं बेटा? भौतिक गुणधर्म, कि 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड डबल के हिसाब से आनी चाहिए, 3 सिंगल के हिसाब से आनी चाहिए, आती एक समान है। और वो जो वैल्यू आती है ना वो सिंगल की वैल्यू है ना डबल की वैल्यू है, वो सिंगल से कम है और डबल से ज्यादा है। जैसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है सिंगल बॉन्ड का, 1.32 के आसपास होता है डबल बॉन्ड का, ये वैल्यू आती है 1.34 के आसपास, बिल्कुल बीच में। आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, आपको बस फंडा पता होना चाहिए। अच्छा, सही संरचना क्या है? सही संरचना ये है कि सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो परफेक्ट है। पर जो आपको लग रहा है ना कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, वास्तव के अंदर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे। अब आप ये बात बोलोगे सर, अब इसमें बच्चों को 3 प्रकार के कंफ्यूजन आते हैं। कंफ्यूजन नंबर 1, सर ये कैसे संभव है? बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा बॉन्ड बन रहा है? तो इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, हालांकि अभी आपने बंध संरचनाएं नहीं पढ़ी हैं, आगे पढ़ लोगे इस चैप्टर में तो आसान हो जाएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। क्या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह देखते हो? अगर देखते हो तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह है, इलेक्ट्रॉन कोई कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन में वेव का नेचर ज्यादा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड तो बना हुआ है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको पता नहीं है पाई बॉन्ड क्या होता है, उस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में आएगा, बट अब इस बात को ध्यान रखें कि सिंगल बॉन्ड तो बना हुआ है, पर अब जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो सभी कार्बन के बीच में बराबर बराबर फैले हुए हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के फॉर्म में होता है ऐसे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में, तो सभी कार्बन के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बार आप संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ लोगे, फिर ये चीज और ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अभी के लिए क्या करें सर, बस याद रखें कि ये दोनों संरचनाएं, जो संरचनाएं देखने में सही लुई संरचनाएं लग रही हैं, पर ये दोनों ही संरचनाएं आपके भौतिक रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर रही हैं, इन्हें अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इन दोनों से मिलकर के आप इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सर इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? सिंगल बॉन्ड। तो दोनों में जो चीज कॉमन है वो आपने कंप्लीट बना दी। उसके बाद सर कभी यहाँ पे डबल है, कभी यहाँ डबल है, कभी यहाँ डबल है, कभी यहाँ डबल है, तो डबल बॉन्ड कभी है कभी नहीं है, तो ऐसे केस में उसको डैश 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 जैसे दिखा दिया। तो आप इन दोनों की हेल्प से इसको बना सकते हो। पर जो वास्तविक संरचना है, जो सही संरचना है, जो सच में गुणधर्मों की व्याख्या करती है, वो ये वाली है, और इसको कहते हैं अनुनाद संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लो, रेजोनेंस हाइब्रिड। और अनुनाद के बारे में ज्यादा बात आज करने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा बॉन्ड वगैरह पढ़ लो, बंध संरचनाएं पढ़ लो, बंध कैसे बनते हैं, संकरण एक टॉपिक आता है वो पढ़ लो, उसके बाद मुझे बंध पढ़ाने में
और ये अनुनाद पढ़ाने में ज़्यादा मजा आएगा। अभी बस एक इंट्रोड्यूस किया है आपको, ये आप समझ सकते हो। चलेगा? कंफर्टेबल है? जितना समझाया समझ में आया? अच्छा, लिखें। यौगिक की वास्तविक संरचना जो उसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करने में सक्षम है, जो उसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करने में सक्षम है, अनुनाद संकर कहलाती है। अनुनाद संकर कहलाती है। रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत बढ़िया से सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। हो गया? डन। अब हम थोड़ा सा बनाने लगते हैं, पर वास्तव में ध्यान रखना एक मोटी मोटी बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक संरचना कौन सी, अगर कोई आपसे पूछ ले कि वास्तविक संरचना कौन सी है, तो ना ये वास्तविक है ना ये वास्तविक है, ये वास्तविक संरचना है यौगिक की। तो हमेशा जो अनुनाद संकर होता है ना बेटा, वो रियल संरचना होती है। चलिए, अब आप ऐसे देखें, कार्बोनेट आयन याद है किसी बच्चे को? CO3 2- याद है? याद है? कल हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट क्लास में। कैसे बनाया था? डू यू रिमेम्बर? वैसे मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। कार्बन है, मैं एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो जीरो फॉर्मल चार्ज। पर क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे दो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि फॉर्मल चार्ज एडजस्ट हो सके और टोटल चार्ज बराबर आ सके। ये हम जानते हैं ना, अब तो फॉर्मल चार्ज वगैरह पढ़ चुके हैं, तो हमें आइडिया है। अच्छा, अब एक बात का जवाब दो, क्या ये संरचना कंपलसरी है कि ऐसे ही बनेगी, या इसको हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं? या कंपलसरी है कि संरचना ऐसे ही बनानी है? इज इट कंपलसरी? तो फिर वो दूसरे बाकी के दो तरीके कौन से हैं, देखते हैं। डबल बॉन्ड यहां पर है, एक काम करो, डबल बॉन्ड यहां लियो, ये दूसरा तरीका हो सकता है। डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ लिया, ये तीसरा तरीका हो सकता है। ये तीन तरीके पॉसिबल। मजे की बात, ये तीनों ही रेजोनेंस हाइब्रिड है, सॉरी, ये तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तीनों के तीनों। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ गए ना? ये जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड दिखा दिया था ना वैसे मैंने, यहाँ और लिख लो, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अच्छा, इनका हाइब्रिड बनाए, क्या चीज कॉमन है बताओ?
ये जो मैंने बनाया है तीनों में कॉमन है क्या, देखना बेटा। इतनी संरचना जो मैंने बनाई है तीनों में कॉमन है। अच्छा, तीनों में कॉमन है। कौन सी चीज तीनों में चेंज हो रही है? सर कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है। जो चीज कभी कभार है ना, जो चीज कभी कभार है ना, उसको डैश से दिखाते हैं। वैसे डैश से बनाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कभी चार्ज नहीं है, कभी यहाँ नेगेटिव आ, कभी इन दो पे नेगेटिव है, कभी इन दो पे नेगेटिव है, कभी इन दो पे नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव चार्ज भी पार्शियल है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे पूरा नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज भी तीनों ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये तीन हो गई रेजोनेटिंग संरचना है, और ये बन जाएगा, ये असली संरचना ये है। तो ये है वास्तविक संरचना जो भौतिक गुण रासायनिक गुणधर्म को एक्सप्लेन करेगी। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यकीन मानो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, क्योंकि दिस टॉपिक बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहाँ बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, तुम्हें पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। यहाँ हमें थोड़ा सा ना हाथ बांध के पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि काफी कुछ हम बता नहीं सकते यहाँ पे, अभी मजबूरी है हमारी। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये अनुनाद संकर है। अच्छा, मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा हो कि सर ऐसा तो नहीं है कि कभी ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, 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 और तीनों मिलकर के कुछ ऐसे दिख रहे हैं? ऐसा कितने बच्चों को लग रहा है? गलत है, यही है सच। ये हमारे समझने के लिए है। मैं एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में एक प्राणी पाया जाता है जिसका नाम है खच्चर। जानते हो खच्चर को? हैव यू सीन खच्चर? खच्चर में कभी कभी उस खच्चर को देखते हैं ना, तो ऐसा फील आता है कि यार इसमें घोड़े जैसा कुछ है। उसके मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो घोड़े जैसा लगता है, फिर उसकी हाइट और उसकी हरकतें गधे जैसी होती हैं। तो हम ये बोलते हैं कि गधे और घोड़े से मिलकर के बनता है खच्चर। पर क्या ऐसा होता है क्या कि 4:01 पे वो घोड़ा बन जाता है, फिर 4:01 पे वो गधा बन जाता है, फिर 4:01 के ऊपर वो वापस खच्चर बन जाता है? ऐसा नहीं है ना, वो खच्चर ही है। वास्तव में उस जानवर का नाम खच्चर है, वो दिखता भी वैसा ही है, उसकी हरकतें भी वैसी हैं, उसके गुण भी वैसे ही हैं। हम उसको ऐसे देखते हैं कि वो गधे और घोड़े से मिलके बन रहा है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो कभी गधा है कभी घोड़ा है। बिल्कुल वैसे ही रेजोनेंट हाइब्रिड वास्तव में यौगिक की वास्तविक संरचना है। यही है सच। इस सच को समझने के लिए हम इनका सहायता लेते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं कि इनसे हम वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, और ये बिल्कुल एक समान अनुनादी संरचनाएं हैं। ये तीनों जो है ये एक समान अनुनादी संरचनाएं हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये एक समान अनुनादी संरचनाएं हैं। आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट, एक समान लिख सकते हो आप, एक समान अनुनादी संरचनाएं। लिख लो। डन। अब कुछ इंटरेस्टिंग देखें। अब यहाँ पर हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। जिसको कहते हैं बंद कोटि। मेरे साथ साथ इसका फॉर्मूला नोट करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो जो इक्वल दिखने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कुल बंधों की संख्या, कुल बंधों की संख्या, उसको लिखेंगे डिवाइड बाय, जो आप इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे ना उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने परमाणुओं का युग्म ऐसा है जिनमें ये बंध फैले हुए हैं या वितरित हैं। लिखो, कुल परमाणुओं का युग्म जिसमें
ये बंद वितरित हैं। अच्छा, अब मैं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ करके दिखाता हूँ। हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं, बंद कोटि निकाल के देखते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे। बेटा एक बात बताओ, कितने बंद हैं जो डिस्ट्रीब्यूट जो आपस में चेंज हो रहे हैं? ये कितने हैं ये? 1 2 3 4। तो कुल 4 बॉन्ड हैं जो आपस में चेंज हो रहे हैं। देख लिया आपने? 1 2 3 4 डिवाइड बाय कितने परमाणुओं के जोड़े हैं जिसमें ये बंद आपस में घूम रहे हैं? चेक करो। 1 2 3। आपको परमाणु काउंट नहीं करना है। आपने पाँव में कितनी चप्पल पहनते हो? 2। तो आप पाँव में 2 चप्पल पहनते हो। और पाँव में कितनी जोड़ी चप्पल पहनते हो? 1। तो जब जोड़ी की बात आती है, युग्म की बात आती है, तो हम पेयर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 पेयर ऐसे। तो सारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1.33। मतलब ये जो लंबाई आएगी ना, ये 1.33 के आसपास आप मान सकते हो। अच्छा आवेश बताओ, आवेश कितना हुआ? आवेश कैसे लिखेंगे? चेक करो। ये माइनस कितने लोगों के बीच में घूम रहा है? 1 2 3। कितना माइनस है? 2 माइनस चार्ज है जो 3 लोगों के बीच में घूम रहा है। तो एक पे कितना आएगा? 2/3। तो इस पर भी माइनस का 2/3, इस पर भी 2/3, इस पर भी 2/3, और ये 1.33 बोल सकते हो। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड भी नहीं है। ये बॉन्ड कितना है? 1.33। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई। सिंगल बॉन्ड के लिए बंद कोटि कितना होगा? 1। प्रॉपर डबल बॉन्ड के लिए कितना होगा? 2। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना होगा? 3। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, डैश डैश जैसे आ रहा है, तो ये डैश कितना है उसको कैलकुलेट करने का तरीका है ये। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.33 है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, डबल बॉन्ड से कम है, ऐसा बॉन्ड बना है। दूसरी बात, आवेश चेक करना है तो माइनस 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 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, 2 माइनस 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो एक पे कितना आया? 2/3, 2/3, 2/3, 2। सिंपल है, आसान है, बस थोड़ा सा देख समझ के करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करोगे मेरे लिए? जो मैंने बेंजीन बना के दिखाया था ना, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाओ। ये कॉपी करो, फिर बेंजीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर एक बार चेक करो। चलो देखते हैं कैसे किया आपने। अच्छा ये बेंजीन की मैंने आपको 2 संरचनाएं बताई थी, सबका ध्यान बोर्ड पे अगर कर लिया तो भी, नहीं किया तो भी। 2 संरचनाएं थी, सबका ध्यान बोर्ड पे बेटा। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कैसे कैलकुलेट होगा? कुल बंधों की संख्या, कितने बंद है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आपने ये वाले बंद तो काउंट ही नहीं किए, ये वाले, इनको काउंट क्यों करूं? रोटेट घूम तो ये रहे ना, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये तो हर जगह सेम है। तो आपको उस फॉर्मूले में इस बॉन्ड को काउंट करने की नीड नहीं है। जो बॉन्ड घूम रहा है ना, जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर, अनुनाद में इन्वॉल्व है, जिसको चेंज करके स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो, फिर आप बोलोगे सर ये भी फिक्स है सिंगल बॉन्ड, इसको क्यों काउंट किया? वो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है जो पार्ट ले रहा है स्विचिंग के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, ये स्विच हो रहा था ना, ये इधर जा रहा था, इधर, तो अपन इसको भी काउंट किया था, तो ये दोनों काउंट होंगे। अगर कार्बन ने किसी और से बंध बना रखा होता और स्विचिंग इनके बीच में हो रही थी, फिर उसको अपन काउंट नहीं करते। ऐसा है। चलो बेटा बताओ, कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये सब कुछ? 1 2 3 4 5 6 1.5। मतलब यहाँ पे 1.5 बंद के आधार पे चीजें देखने को। और एग्जांपल दूं, SO4 2 माइनस में कैलकुलेट करो। चलो SO4 2 माइनस, प्रैक्टिस में यही करा दूंगा, घबराओ मत। SO4 2 माइनस में कैलकुलेट करो। फिर CS3 C माइनस में कैलकुलेट करना। बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कैलकुलेट करना, ठीक है। और फिर एक काम और करना, CS3 COH में भी ट्राई करना।
शांति से तीनों करो। वापस बोलो, कौन से इलेक्ट्रॉन पे? हाँ हाँ हाँ, किस पे? इसके ऊपर, यहाँ पे अनुराग शंकर में हम इलेक्ट्रॉन्स को एज ए डॉट दिखाने की नीड नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सीखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे दिखाना है, तो अभी डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे। थोड़ा सा इस टॉपिक को यहाँ के लिए होल्ड कर सकते हो, वही मजा आएगा। मतलब वहाँ एग्जैक्टली समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन रखना है, दो इलेक्ट्रॉन रखने, माइनस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस में माइनस का मीनिंग क्या है, वो थोड़ा वहीं समझ में आएगा, है ना? क्योंकि ये क्लाउड दिखा दिया ना अपन ने, सारी चीज उसके अकॉर्डिंगली हो गई फिर से, है ना? ओके, बोलो वो सल्फेट आयन का याद होगा कंसेप्ट। दो ऑक्सीजन तो अपन को डबल बॉन्ड वाले रखने ही पड़ेंगे, दो ऑक्सीजन नेगेटिव वाले। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लोगे आप लोग, बड़े आराम से बन जाएंगे, है ना? ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ऐसे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। उसमें अपन नहीं जा रहे, अपन केवल बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अतः कितना चार्ज है, कितने बॉन्ड है, पहले वो काउंट कर लो, कितने बॉन्ड है सल्फर के। ये सारे बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सारे, कितने लोग अपने आप में इनके साथ में एंगेज्ड हैं? ऑब्वियस सी बात है 4, ये आ गया 1.5। कितने बच्चों का बॉन्ड ऑर्डर एकदम सही आया था, परफेक्ट आया था, बिना किसी टेंशन के? काफी बच्चे, मैक्सिमम बच्चों के सही आया था, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, इसमें CH3 तो साइड में पड़ा रहने दो। सी, कॉमन सेंस, दो ऑक्सीजन है, मैं दो ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड तो लगा नहीं सकता, क्योंकि एक का हमको चाहिए -1, एक का फॉर्मल चार्ज हमको चाहिए -1, क्योंकि इस पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर -1 है, तो इसलिए फिर एक ऐसे रहेगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लोगे आप? दो ही बनेंगे, तो मैं दूसरा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या मुझे इसका हाइब्रिड बना के दिखाना चाहिए? हाइब्रिड बना देंगे, रुको पहले इसका हाइब्रिड भी बना देते हैं। ये दोनों में है, डबल बॉन्ड कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर है, ये इसका हाइब्रिड हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो माइनस चार्ज है ये कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ये माइनस चार्ज दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं -12 -12। दो ही ऑक्सीजन के बीच में तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो -12 -12। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कितने बॉन्ड रेजोनेंस में डिस्टर्ब हो रहे हैं, या कितने बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं? यही पोर्शन भाग आ रहा है बस, केवल ये पोर्शन। इसको तो काउंट नहीं किया था या कर लिया था? इसको काउंट नहीं करना था, है ना? तो 1 2 3। अच्छा, 1 2 3, हाँ। कितने लोग इन्वॉल्व हैं रेजोनेंस में? कितने लोग रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं?
तो ये दोनों ऑक्सीजन, दैट्स इट। ऐसे आपको कैलकुलेट करना रहेगा, कर लोगे? कितने बच्चों का सही था ये? वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मल चार्ज 0 है, ये संरचना बनेगी। अच्छा इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? इसका रेजोनेटिंग बड़ा अजीब सा बनेगा। यहां अगर सिंगल बॉन्ड करते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, तो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड करते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, और इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो फिर +1 आएगा। देखना, अगर इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड करोगे तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर तो फॉर्मल चार्ज -1 होता है, -1 ठीक है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आएगा। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, इसकी वैलेंसी कितनी है, 6 माइनस हाफ इंटू कितने इसने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में डाल रखे हैं, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए होंगे इसके ऊपर? 1 2 3 4 5 6, 2 पड़े होंगे। कितना आ रहा है ये? 1 आ रहा है, +1, ये देखो, है ना? सही है। अच्छा यहां पर ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, पर ये इक्विवेलेंट नहीं है, एक जैसे नहीं है। देखो यहाँ इस पे फॉर्मल चार्ज 0, इस पे फॉर्मल चार्ज 0, इस पे फॉर्मल चार्ज -1, इस पे फॉर्मल चार्ज +1। हालांकि यहाँ भी ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है, यहाँ भी पूरे के ऊपर +1 -1 चार्ज 0, वो सब ठीक है, दोनों सही लुईस संरचनाएं हैं, दोनों रेजोनेंस भी कर रहे हैं, अनुनादी संरचनाएं भी हैं, पर एक जैसी नहीं है। ये एक जैसी अनुनादी संरचनाएं नहीं है। कैसे ये एक जैसी है? देखो ये -1 माइनस है, एक पे 0 है, एक पे 0 है, एक पे -, एक जैसी संरचना है। यहाँ पे ये एक जैसी है, 2 पे -1 1 पे 0, 2 पे -1 1 पे 0, 2 पे -1 1 पे 0, तो ये एक समान इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट नहीं है इसलिए इनके ऊपर बॉन्ड ऑर्डर का वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अभी आपने पढ़ा है। यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको नहीं निकालना है। मतलब कहने का ये है कि इसकी और इसकी एनर्जी इक्वल है, समान। मैं यहाँ बोला ना संरचनाएं समान है, इसका मतलब क्या है? समान ऊर्जा है, समान ऊर्जा वाली संरचनाएं हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और यहाँ पे ये समान ऊर्जा वाली संरचनाएं नहीं है, तो इनके लिए फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने वाली बात हम नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों थोड़ा रुको, शांति रखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपके मन में अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि सर ये और ये सेम ही तो है स्टेबिलिटी के हिसाब से? सर इसका फॉर्मल चार्ज 0, कार्बन का 0, एक ऑक्सीजन का 0, एक ऑक्सीजन का -1, यहाँ पे कार्बन का 0, कार्बन का 0, एक ऑक्सीजन का -1, एक का 0, फॉर्मल चार्ज सेम, एनर्जी सेम, यही तो समझा रहा हूँ। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लेता तो इनमें फॉर्मल चार्ज सेम, एनर्जी सेम, इसलिए बोला जाता है इनको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या अब मेरी बात समझ में आई? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग क्या है? अच्छा यही सवाल मैं यहाँ पूछ लूँ तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है या सेकंड ज़्यादा स्टेबल है? तो आप बहुत एकदम खुले मन से बोल सकते हो कि सर फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट में फॉर्मल चार्ज 0 है, सेकंड में +1, टोटल थोड़ी देखते हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो इस पे +1 है, इस पे -1 है, तो फॉर्मल चार्ज 0 होना ज़्यादा बेहतर है -1 +1 से। ये तो हम कल भी देख चुके हैं, आज आते भी देखा था अपन ने। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इसके केस में आप लिख सकते हो कि ये
इक्विवेलेंट मतलब एक समान, इक्विवेलेंट को ना डी जनरेटिव भी कहते हैं। थोड़ी इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी में ज़्यादा वर्ड नहीं है, हिंदी में एक समान है बस, इंग्लिश में दो शब्द हैं, डी जनरेटेड, डी जनरेटेड, ये इक्विवेलेंट या डी जनरेटेड अनुनादी संरचनाएं नहीं है। संरचनाएं नहीं है मतलब 1 व 2 का की ऊर्जाएं बराबर नहीं है। और यहाँ कौन ज़्यादा स्थायी है? चलो कर लो नोट। बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं इन सब के, है ना? ये सब आपको ट्राई करना है ना? कुछ अभी कर लो, कुछ होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्लास में आप ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ोगे कि ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं। साथ में हम लोग पहली थ्योरी स्टार्ट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन की, ऑक्टेट रूल से स्टार्टिंग करेंगे बेसिकली, फिर ऑक्टेट रूल, वीपीटी वगैरह सब लाइन में चैप्टर चलेगा। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अगर आपने इस चैप्टर में अच्छे से मेहनत की तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके काबू में रहेगी, अदरवाइज इनऑर्गेनिक में आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ढंग से एक एक स्ट्रक्चर के साथ मेहनत करना, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, चलो लिख लो आराम से। कर लिया कॉपी? डन। ये सारे ट्राई करने और कॉमन सेंस से कर लेना, बेटर रहेगा। मतलब इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कॉमन सेंस से नहीं कर सकते, बेसिक कॉमन सेंस लगा के कर लेना, ऑलमोस्ट सारे ही बन जाएंगे आपसे। बस एक बात का ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड में जा रही है तो -1 फॉर्मल चार्ज के साथ जाएगी, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जा रही है तो 0 फॉर्मल चार्ज के साथ जाएगी। ऐसे बेसिक बेसिक बातें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। बाकी ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर्स कल अपन देखेंगे, ऑक्सी एसिड और हाँ हाइड्रो एसिड्स और ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड्स बोलते हैं उनको, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन में सवाल वगैरह लगा रहे हो, क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो? ठीक है, कुछ बातें हैं जो तुमको बतानी है।
पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो चैप्टर्स अभी चल रहे हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपने अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही की है, कोई भी आपने टाइम पास किया है, कुछ भी किया है, इन चैप्टर्स से जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना, या इन चैप्टर्स में जो बच्चा मेहनत करता है, जो सवाल लगाता है, सिंसियरली रिवाइज करता है, नोट्स को बार बार पढ़ता है, फिंगर टिप्स पे सारी बातें उसको याद रहती हैं, उसे पुराने किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। बिकॉज ये चैप्टर्स बेस हैं। जैसे जिस बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग आता है ना, वो बच्चा इनऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर पढ़ सकता है, कोई भी चैप्टर, और ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है वो। मैं इसके साथ में पैरेलल में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, तो ऑर्गेनिक आपको बेहतर समझ में आएगी अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ होगा तो अभी भी अपने आप को स्टेबलाइज करो। वैसे आप लोग सब स्टेबलाइज्ड हो ऑलरेडी, मुझे पता है इस बारे में कि आप सिंसियरली पढ़ने वाले बच्चे हो। फिर भी अगर कोई बात नहीं, अभी भी अपने आप को सेट कर लो अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे है तो। और थोड़ा सा ना एग्जाम ओरिएंटेड फियर जो है ना, उससे थोड़ा दूर रहो। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम हमारे आसपास कंटेंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, या किसी दोस्त से बात करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यार पैनिक है हर जगह, कि 4-5 महीने बाद पेपर है। कुछ लोग तो दिन काउंट करके बैठे होते हैं कि 240 डेज, 239, 238, 237। ये सब अननेसेसरी दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, बर्डन क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे तो टेंशन होगी, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। ये सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, एग्जाम में चाहे 6 महीने बचे हों, चाहे एग्जाम में 6 दिन बचे हों, चाहे 6 घंटे बचे हों, हमें अपने आप को वैसा ही रखना है जैसा हम हमेशा थे। डिसिप्लिन होना, सीरियस होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, और फोगट में टेंशन लेकर के पैनिक होना ये डिफरेंट चीज़ है। फर्स्ट मोड में जो बच्चा रहता है, सिंसियरिटी के साथ में पढ़ रहा है, अपने टीचर को फॉलो कर रहा है, अपनी बुक्स को फॉलो कर रहा है। आप सबके पास में कैप्सूल बुक पहुंच गई होगी अब तो, यहाँ से सब कुछ डिस्पैच हो चुका है, सबके पास मटेरियल आ गया है। गुड। तो आपके पास जो बुक्स हैं, आपके पास जो मटेरियल है, आपके पास जो क्लासेस हैं, दे आर वेरी पावरफुल। आपको बस उनको ढंग से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। 5 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस आपका तभी बना होगा जब आज जो पढ़ रहे, आज हमारा ये टारगेट है कि हमें ये आना चाहिए, बस दैट्स इट, वन स्टेप एट अ टाइम। लोगों का यूट्यूब पे क्या माहौल होता है ना, देखो हर किसी का अपना एक पर्पस होता है, उस पर्पस के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। जैसे मान लो अगस्त से पढ़ाई कैसे करें, ट्रेंडिंग वीडियो है, ज़्यादा चलेगा, लोग बनाते हैं उसको। दूसरा, कितने नंबर ऑफ डेज बचे हैं, लास्ट 100 डेज प्रिपरेशन वीडियो लोग बनाते हैं। और वो लोग बनाते हैं जो टीचर्स नहीं है, जनरली नॉन टीचिंग लोग ज़्यादा आजकल इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं फालतू में आपको पैनिक करने के लिए। कोई आईआईटी में गया हुआ बच्चा होगा, वो जबरदस्ती अपना व्लॉग चैनल चला रहा होगा, या फिर जबरदस्ती कुछ बता रहा होगा आपको, आईआईटी में पढ़ाई कर रहा है, बट एटलीस्ट वो भी सोच रहा है कि मैं बच्चों को कुछ गाइड कर दूं। कभी कभी गाइडेंस होता है, कभी कभी पैनिक हो जाता है। तो आपको उस चीज़ों से बाहर रहना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आपको अगर कोई भी मसाला देना है, कुछ भी समझाना है, तो मैं समझाऊंगा। आपको पैनिक करना है तो मैं करूंगा, और बहुत पैनिक करूंगा मैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने दो एक बार, उस समय पैनिक होना। अगर आशीष सर पैनिक कर रहे हैं, इसका मतलब सच में टेंशन की बात है। उस समय टेंशन लेना, अभी मस्त होकर पढ़ाई करो, जितने सवाल लगा सकते हो लगाओ, जितने कंसेप्ट को बार बार रिपीट करके रिवाइज कर सकते हो करो, अपनी अपनी मेमोरी को शार्प करो, अपने आप को ट्यून करो, अपने टाइम टेबल शेड्यूल को फिक्स करो, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करो। आप इतना करो बस। डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि अगर 3 बजे उठ करके पढ़ाई करनी तो 3 बजे करनी है। तबीयत खराब है तो एक अलग बात है, तबीयत खराब है तो बॉडी को फुल रेस्ट देना है, फिर उठ के पढ़ाई करनी है। अगर आप बुखार के अंदर बैठ के पढ़ाई करोगे, 1-2 घंटे पढ़ लोगे, फिर 2-3-4 दिन की छुट्टी करोगे, कोई मतलब नहीं। अगर आपको फीवर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जस्ट टेक रेस्ट। जब उठूंगा पूरी ताकत से उठूंगा, बढ़िया पढ़ाई करूंगा। ये चीज़ है। टाइम की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है, आपका बहुत सही चल रहा है। आप अगर अननेसेसरी कहीं पे पैनिक करते हो, अपना टाइम किसी और चीज़ पे लगाते हो, कहीं और डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज सब कुछ ट्यून्ड है, आपको बस ध्यान से पढ़ते रहना है। आगे बात समझ में? अब आपका एक टेस्ट प्लान होगा, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा, जितना पढ़ा दिया गया है उन सब का टेस्ट होगा। अपने प्रिपरेशन को वापस से स्टार्ट कर देना, कुछ रह गया था, छूट गया था तो वापस से स्टार्ट करना। इस वीक में फर्स्ट आपका रीइग्नाइट का लेक्चर होगा काइनेमेटिक्स का। वो क्लास कम से कम 5, 5.5, 6, 7 घंटे की क्लास होगी।
काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ेंगे अपन विथ पीवाईक्यूज, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे एक बार देख के रख लो काइनेमेटिक्स को, है ना, कि अपने लेवल पे, आप खुद के लेवल पे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ के रख लो। उस क्लास में मैक्सिमम बेनिफिट लेना है अपन को अपने पीवाईक्यूज के साथ। उस क्लास में हम पर्टिकुलर कुछ पीवाईक्यूज लेंगे और उनसे पूरी थ्योरी वापस पढ़ेंगे, ताकि उन बच्चों के लिए नया फील होगा जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बैच को लेट ज्वाइन किया था, उन्हें भी समझ में आएगा। बस अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख के रखें, ठीक है। ये काम आपको कर, बाकी मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं था कुछ समय से, आज या कल में मैं एक्टिव हो जाऊंगा, तो आपको कुछ भी पूछना है आप वहाँ पूछ के छोड़ सकते हो। रूल सिंपल है, अपनी फ़ोटो, अपना नाम और अपना मैसेज डायरेक्टली, और बेटर होगा कि आप ऑडियो मैसेज भेज दो, छोटा सा ऑडियो मैसेज, ऐसा नहीं कि लंबी लंबी 10-10, 2-2, 4-4 घंटे की लाइनें आ रही हैं। सिंपल 1 मिनट के अंदर जो कुछ भी बोलना है एक साथ बोल के छोड़ दो, ताकि मेरे को भी जवाब देना आसान हो। कभी कभी लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ना मुश्किल हो जाता है जब लंबे लंबे मैसेज आते हैं, तो आप सिंपल एक ऑडियो बना के छोटा सा ड्रॉप कर दिया करो कि सर ये बात है, ठीक है। बाय, अच्छे से पढ़ना और मस्त रहा करो, टेंशन नहीं पालनी किसी भी तरीके की ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेनी ना देनी किसी को, मस्त रहने का। टेंशन देनी भी नहीं है अपने दोस्तों को कि तेरा कुछ नहीं हुआ, देख मैं 4 चैप्टर पढ़ के बैठा हूँ, और टेंशन लेनी भी नहीं है किसी की। अभी आपको मैं वार्न कर रहा हूँ, आप यूट्यूब खोल के देखोगे, आपने वैसे भी चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे ऐसे जिनमें आईआईटी की पढ़ाई होती है, होगा क्या, जैसे आप खोलोगे ना यूट्यूब, एकदम ऐसे बाढ़ आएगी, 1 घंटे के अंदर आपको ऐसा फील होगा ना कि आप दुनिया के सबसे डिमोटिवेटेड इंसान हो। और कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि आप सबसे अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं जो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं कि हमको लगता है हम तो सीधे आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी ये है कि जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें डिसिप्लिन है तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं होंगे। एक और बात, 30% बच्चे ही अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये वो टाइम आ चुका है जब नाव में से चूहे कूदना शुरू करेंगे। जब तूफान आता है ना, सबसे पहले नाव में से चूहे कूद के पानी में जाते हैं, पता है आपको ये कहावत। अब चूहे कूदना शुरू करेंगे। 100 लोगों ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, अगस्त सितंबर आते आते उसमें से 70% गिव अप कर देंगे। जो बोर्ड के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड मैनेज नहीं होगा, गिव अप कर देंगे। स्कूल मैनेज नहीं होगा, गिव अप कर देंगे। ड्रॉपर्स ये सोच के गिव अप कर देंगे कि यार अब समझ नहीं आ रहा, ये साल भी गया, वो गिव अप कर देंगे। तो वो आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं। आपको आपस में एक दूसरे का कंपटीशन कम नहीं करना है कि आप गिव अप कर दो। आपको अब ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से आगे इतना ज़्यादा माहौल ख़राब होगा कि 70% बच्चा तो ड्रॉप ही कर देगा। ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं प्रिपरेशन छोड़ देगा, वो फालतू प्रिपरेशन करेगा। बस क्लास में आएगा, देखेगा लेक्चर, बंद कर देगा, सो जाएगा, वापस आएगा, फिर लेक्चर देख लेगा, फिर बंद कर देगा, फिर सो जाएगा। सिंसियरिटी से सवाल सॉल्व करना, डिसिप्लिन से पढ़ना, ये अब केवल 30% बच्चे करेंगे। फिर अक्टूबर नवंबर तक वो बच्चे केवल 10-12% बचते हैं। और यकीन मानो इतनी सीट्स आईआईटी में होती हैं, तो कंपटीशन है ही नहीं एक्चुअल में। आप वहां तक पहुंचने चाहिए हो, बस लास्ट दिन तक क्लास के अंदर आने चाहिए। लास्ट जो टॉक होगी ना हमारी, ऐसे जो हम बात कर रहे हैं, पेपर के एक दिन पहले भी होगी, उस दिन भी आपको आना है। बस ये मेंटेन करो कि मुझे बस दिमाग को एक डायरेक्शन में चलाना है फुल फोकस के साथ, बस इतना करना है, बाकी देखा जाएगा जो, तो हो जाएगा सिलेक्शन बिना किसी टेंशन के, है ना। और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हर हालात में खुद को एक जैसा बनाए रखना। ये बहुत टफ चीज है, ये केवल 1% लोगों में होती है दुनिया के, जो हर हालात में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। कितना ही टेंशन दे दो उनको, कितना ही पैनिक सिचुएशन में खड़ा कर दो, रिलैक्स रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकलिटी से सोचते हैं कि यार क्या कर सकता हूँ मैं इसमें। और 99% लोग टेंशन पालना, पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, ये सब चीज़ों में फंसे हैं। अभी से प्रैक्टिस करो 1% बनने के लिए। स्टार्ट मेडिटेशन अगर आपने नहीं किया है तो, कोई भी शॉर्ट, मैंने आपको मिरेकल ऑफ माइंड बताया था, इट्स ए फ्री एप्लीकेशन, 100% फ्री है। अपना टाइम दो, आपको पता नहीं चलेगा, ये बहुत सटल प्रोसेसेस होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आपके अंदर अपने आप ही कामनेस आने लग जाएगी। 2-4 महीने बाद में आपको अपने आप लगेगा कि नहीं यार मेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ती एग्जाम के टाइम पे भी, मैं रिलैक्स रहता हूँ। और कुछ नहीं कर सकते हो ना, मेडिटेशन नहीं होता ना तुमसे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, वॉक पे जाओ,
4 साढ़े 4 बजे उठ करके 5 बजे की हवा जो होती है ना, वो लेकर के आओ बाहर जाके, या आप शांत हो जाओ। और जितना काम रहोगे, कंपोज रहोगे, उतनी प्रिपरेशन अच्छी होगी। आप रात को लेट सो के सुबह लेट उठने वाले बच्चों को मैंने हमेशा बोला है कि वो थकान में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, घबराहट होगी, परेशान रहेंगे। जल्दी सो, जल्दी उठो, क्योंकि सोना तो 6 घंटे है। वो 6 घंटे आप डिसाइड करो ना आपको कब सोना है। रात को 3 बजे सो करके सुबह उठने का क्या मतलब? सुबह जल्दी, रात को जल्दी सो, 9 बजे सुबह उठ जाओ 4 बजे, और एक बार 4 बजे उठ करके पढ़ के देखो कैसा। वो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है एक्चुअल में। 4 से लेके 8 बजे तक का जो टाइम होता है ना, 4 घंटे का, अगर उसमें बच्चा पीवाईक्यू सॉल्व करे ना, उससे मैक्सिमम पीवाईक्यू बनेंगे। ट्राई करके देख लेना आप, सुबह 4 से 8 के बीच में उठ के सीधा सवाल लगाने बैठ जाना, मजा आ जाएगा आपको। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम भयंकर शांति, सब कुछ सही। शांति तो रात में भी होती है, रात में शांति होती है, पर दिमाग थका हुआ होता है दिन भर का। तो सो गए 9 बजे, 4 बजे उठे, उठ करके आधा घंटा आपको लगता है फ्रेश होने में, आधे घंटे बाद में पढ़ने बैठे, और चाहिए वॉक करके आ गए, 5 बजे पढ़ने बैठ गए। अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करके देखो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ब्रेन एकदम मस्त काम करेगा। और थोड़ा अपनी बॉडी पे काम करो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे पॉलीथीन बैग की तरह हवा भरते हैं ना, वैसे फूलते जा रहे हैं। तो अपनी बॉडी पे काम करो। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हैं मार्कर की तरह हैं, पतले से। थोड़ा खाओ पियो बढ़िया से, है ना, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होना। अपना ध्यान भी रखना है साथ में, ठीक है। जंक मत खाया करो, पानी बताशे, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब कचरा मत खाया करो। अच्छा खाना खाया करो, अच्छी डाइट लिया करो। चलो, कुछ लोग तो इस क्लास के बाद ही बताशे खाने जाएंगे।